हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने डिबेंचर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। डिबेंचर तीन तरह से इशू हो सकते हैं, कैश में, काइंड में और अगेंस्ट एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तीन तरह से डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। कैश में किए जा सकते हैं, ये आज हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, अदर देन कैश में कर सकते हैं। और हमने कोलेटरल सिक्योरिटी भी पढ़ा था और कोलेटरल सिक्योरिटी में वहां पे हमने पढ़ा था डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। आपको ये बोर्ड पे दिख रहा है, देखो भी हमने अदर देन कैश में तीन केस बनाए हैं, ये केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में लिखा है कि अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं या कोई अगर हम बिजनेस परचेज करते हैं या कोई प्रमोटर को हम इशू कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रमोटर को हम कैश में भी डिबेंचर इशू कर सकते हैं और काइंड में भी इशू कर सकते हैं। अगर हम एसेट परचेज करते हैं तो डिबेंचर में भी इशूड आइदर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार पे भी इशू किए जा सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू किए जा सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं। और अगर हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं, क्योंकि बिजनेस जब परचेज करते हैं या तो गुडविल रेज होगी या कैपिटल रिजर्व रेज होगा, कुछ भी इन दोनों में से कोई एक चीज अपीयर होगी हमारे बिजनेस में। ठीक है जी, तो एसेट परचेज करते समय, बिजनेस परचेज करते समय डिबेंचर अदर देन कैश में इशू किए जा सकते हैं, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। ये नहीं कि सिर्फ परचेज ऑफ एसेट में ही हम पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, परचेज ऑफ बिजनेस में भी हम डिबेंचर को इशू कर सकते हैं। पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे इशूड कैसे निकालेंगे कि हमने कितना नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किया है वेंडर को, कैसे निकालते हैं। अमाउंट पेबल, परचेज कंसिडरेशन, या तो हमने जितना पे करा या परचेज कंसिडरेशन। मैं अभी आपको बताता हूं कि परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, की डिबेंचर का कितना प्राइस है। तो ये हमारे पास था डिबेंचर इशूड अदर देन कंसिडरेशन का एक छोटा सा टॉपिक है। अब इसको हम दोबारा से एक बार और करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि डिबेंचर जो है वो तीन तरीके से इशू किए जा सकते हैं। कैश में इशू कर सकते हैं, अदर देन कैश में इशू कर सकते हैं, जैसे कि ये टेबल में हमको बताया है कि हम जब एसेट परचेज करते हैं या किसी का बिजनेस परचेज करते हैं या हमने प्रमोटर को इशू करना हो तो हम डिबेंचर इन दोनों को इशू कर सकते हैं। और डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, जो एक एडिशनल सिक्योरिटी की तरह डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। तीन तरीके से हम डिबेंचर को इशू कर सकते हैं अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के। तो यही हमारे पास था कि जब हम कोई एसेट खरीदते हैं या बिजनेस खरीदते हैं तो उसके बदले में जो हमने उसको पेमेंट कैश में करनी है, तो कैश की बजाय हम उसको डिबेंचर इशू कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं वो पार पे भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है और डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। तो जब हमारे को नंबर ऑफ डिबेंचर इशू निकालने हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, जितना हमारा परचेज कंसिडरेशन है यानी कि जितने हमने अमाउंट उसको पे करना है, डिवाइड बाय में इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, जितना उसका प्राइस होगा डिबेंचर का उससे हमको डिवाइड कर देना है। ये देखना एट पार पे ये जो चीज आएगी एट पार पे आएगी, लेकिन जब एट प्रीमियम पे है तो इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर प्लस प्रीमियम यहां पर आ जाएगा। प्रीमियम को हम यहां पर प्लस कर देंगे, जितना भी आपका प्रीमियम बनेगा। अगर डिस्काउंट पे है तो हम क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। ये हमारे पास आता है नंबर ऑफ डिबेंचर इशू टू द वेंडर एट पार। एट प्रीमियम है तो प्रीमियम को प्लस करते हुए नंबर ऑफ डिबेंचर इशू जो हम कैलकुलेट करते हैं, और एट डिस्काउंट जो हमने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए हैं वेंडर को तो माइनस कर देते हैं उसमें से डिस्काउंट को। तो इनमें डिवाइड करके जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड आएगा वो हम वेंडर को पेमेंट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन होता क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बने रहिए, देखते हैं। ये नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन की, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारे को परचेज कंसिडरेशन एक्वायरिंग एसेट्स जब हम करते हैं या बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि गुडविल जनरेट होगा या कैपिटल रिजर्व अपीयर होगा हमारी बुक्स में। तो वो कैसे शो होगा, सिर्फ एक पॉइंट है हमारे को करना है, छोटा सा सीखना है कि पहले तो देखो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं कि हमने क्या करना है कि अपनी जितनी भी हमारी टोटल एसेट है उस टोटल एसेट में से आप अपनी आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। जितनी आपकी एसेट्स हैं, टोटल ऑफ एसेट्स, ये नहीं कि आपने सिर्फ कुछ सम एसेट लेनी है, यानी कि टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, सारी एसेट्स का टोटल कर लेना है, सब ले लेनी है। और उसमें से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो आपके पास आता है परचेज कंसिडरेशन। तो कहीं डाउट होते हैं सर व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन होता क्या है।
कहता है परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, कहता है इट इज द अमाउंट एग्री टू बी पेबल बाय द कंपनी टू द वेंडर अगेंस्ट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। कहते हैं ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी एग्रीड होती है वेंडर को पे करने के लिए अगेंस्ट द जितनी उसने एसेट्स टेक करी हैं और जितनी उसने उसकी लाइबिलिटीज को पे करा है, उन अमाउंट के बदले में जितनी वो उसको पेमेंट करने के लिए एग्री होती है, कंपनी एग्री होती है, इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। तो ये होता है परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग आपके लिए, छोटा सा है, सिंपल सा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है परचेज कंसिडरेशन में भी, जो परचेज कंसिडरेशन है जो हमने एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर की है, तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं। कहता है परचेज कंसिडरेशन में भी इक्वल टू नेट एसेट्स हो सकता है, इक्वल टू नेट एसेट्स आ सकता है, यानी कि जितनी आपकी एसेट की वैल्यू है उसके इक्वल ही परचेज कंसिडरेशन आ सकता है। मोर देन द नेट एसेट्स, जितनी आपसे ज्यादा है, जितनी आपके एसेट की वैल्यू है उससे ज्यादा परचेज कंसिडरेशन आ सकता है। और मे बी लेस देन द नेट एसेट्स, जितनी आपकी एसेट की वैल्यू है उससे कम पर भी परचेज कंसिडरेशन आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि परचेज कंसिडरेशन जो आप निकालो वो इक्वल टू नेट एसेट्स आए, मोर देन नेट एसेट्स भी हो सकता है और लेस देन नेट एसेट्स भी होता है। यहीं से आप गुडविल की वैल्यू को एक्वायर और कैपिटल रिजर्व जो बुक्स में आपने अपीयर करनी है वो यहीं से आपको पता चलता है। इक्वल टू में तो कोई गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं रेज होता, लेकिन मोर देन की बात करें और लेस देन की बात करें, जब एसेट्स मोर देन इसकी वैल्यू होती है, परचेज कंसिडरेशन जब ज्यादा होता है मेरी नेट एसेट्स वैल्यू से, तो यहां पर मेरे पास गुडविल का पॉइंट रेज होता है, गुडविल हम जनरेट करते हैं। और अगर हम लेस देन, मेरी जो परचेज कंसिडरेशन है वो एसेट की वैल्यू से कम है, तो यहां मेरा कैपिटल रिजर्व अपीयर होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये था हमारे पास परचेज कंसिडरेशन। मैं अब आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल तीनों का बताता हूं। ये इक्वल टू नेट एसेट्स कैसे होता है परचेज कंसिडरेशन, इक्वल टू मोर देन नेट एसेट्स कैसे होता है और लेस देन नेट एसेट कैसे होता है। एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे, आपको क्लेरिफाई हो जाएगा बिल्कुल टॉपिक कि इस टॉपिक में क्या है। 3 मार्क्स के लिए इस टॉपिक में से आपका क्वेश्चन बनता है सीबीएसई में, जो कि बहुत ईजी है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक करते हैं कि परचेज कंसिडरेशन एसेट्स के इक्वल कैसे होता है, मोर देन कैसे होता है, नेट एसेट्स कैसे होता है। तो ये हमारा पहला केस है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो परचेज कंसिडरेशन है वो इक्वल टू नेट एसेट कैसे मिलती है। देखिए एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पर लिखा है, कहता है कंपनी एक्वायर्ड एसेट ऑफ ₹50,000। एक कंपनी ने एसेट एक्वायर करी है 50,000 रुपीज की एंड उसकी लायबिलिटी पे करी है ₹10,000 की एट अ कंसिडरेशन ऑफ ₹40,000। मतलब उस एसेट के बदले और लायबिलिटी की पेमेंट के बदले में वो वेंडर को कितनी पेमेंट कर रहा है, 40,000 की पेमेंट कर रहा है। तो हमने चेक करते हैं, देखो परचेज कंसिडरेशन तो मुझे गिवन है 40,000 रुपीज का, और अगर मैं नेट एसेट जो मैंने अपनी नेट एसेट टेकन ओवर निकाल ली है, तो कैसे मैंने जितनी टोटल एसेट है उसमें से अगर मैं अपनी आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाता है जितनी मेरी एसेट की वैल्यू थी उतनी ही मेरी वैल्यू है परचेज कंसिडरेशन की। तो ये मेरे पास था कि परचेज कंसिडरेशन में भी इक्वल टू नेट एसेट, ये इक्वल है, ये मेरे पास इक्वल है, यानी परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स के इक्वल कब होती है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि मोर देन और लेस देन कैसे करते हैं। ये हमारा सेकंड एग्जांपल। देखो हमने इससे पहले एक एग्जांपल करा था इक्वल द नेट एसेट्स वाला। अब ये मोर देन और लेस देन वाले हमारे पास 2 एग्जांपल हैं। मोर देन वाले में हमारी गुडविल रेज होती है और लेस देन वाले में हमारा कैपिटल रिजर्व अपीयर होता है। तो देखिए कैसे, मैंने एग्जांपल लिखा वही सेम एग्जांपल है, सिर्फ परचेज कंसिडरेशन चेंज किया मैंने। 40,000 के बजाय परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर आ गया मेरे पास 60,000 रुपीज का। कहता कंपनी एक्वायर एसेट ऑफ ₹50,000 एंड लायबिलिटी ऑफ ₹10,000 एट अ कंसिडरेशन ऑफ ₹60,000 रुपीज का। मतलब कि एसेट टेक ओवर करने के लिए और उसकी लायबिलिटी की पे करने के लिए वो वेंडर को कितना पेमेंट कर रहा है, 60,000 रुपीज पे कर रहा है। तो ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया, परचेज कंसिडरेशन मेरा 60,000 है, नेट एसेट्स टेकन ओवर बाय 50,000 माइनस, यानी एसेट माइनस लायबिलिटी करी 40,000। ये देखिए जो नेट एसेट की जो वैल्यू है वो परचेज कंसिडरेशन से कम है, यानी परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट। परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट। ये परचेज कंसिडरेशन जो आया है ना वो नेट एसेट से ज्यादा आया है। तो इनका जितना भी एक्सेस अमाउंट है, तो एक्सेस जितना भी एक्सेस है, एक्सेस कितना है 20,000। ये 20,000 का जितना भी एक्सेस है ना परचेज कंसिडरेशन का, उसको हम गुडविल कहते हैं। ये क्या जनरेट हुई मेरी 20,000 से गुडविल जनरेट होगी। तो जितनी भी परचेज कंसिडरेशन से नेट एसेट जितना भी एक्सेस होगा वो एक्सेस अमाउंट गुडविल से जनरेट होगा।
ध्यान में रखनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि कंपनी एक्वायर करती है एसेट ऑफ ₹50,000 एंड द लायबिलिटी ऑफ ₹10,000। यहाँ पर भी मैंने परचेज कंसिडरेशन था वो चेंज करा, परचेज कंसिडरेशन कर दिया ₹35,000। तो अब यहाँ पे चेक किया कि जो 40,000 का मेरे नेट एसेट्स आ रहा था और परचेज कंसिडरेशन था 35,000 का, यानी कि परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेट एसेट टेकन ओवर, कि मेरी जो परचेज कंसिडरेशन की जो वैल्यू है वो कम है जितनी मैंने एसेट एक्वायर करी है, जितने की एसेट एक्वायर करी है। तो देखिए वैल्यूज भाई 40,000 के बदले में 35,000 परचेज कंसिडरेशन आ रहा है, इज लेस देन द नेट एसेट। तो जितना भी परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट में जितनी भी ये डिफरेंस अमाउंट है वो मेरा कैपिटल रिजर्व अपीयर करता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये हमारे पास तीनों एग्जांपल थे। परचेज कंसिडरेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले भी बताया आपको। डिबेंचर 3 तरह से इशू किए जा सकते हैं, कैश में कर सकते हैं, अदर देन कैश में कर सकते हैं, जो कि अब हम कर रहे हैं, और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, जो हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, कोलेटरल सिक्योरिटी कैसे हम डिबेंचर को इशू करते हैं। तो ये परचेज कंसिडरेशन के 3 वैल्यू थी कि परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू नेट एसेट, उसके अंदर कोई गुडविल और कोई कैपिटल रिजर्व जनरेट नहीं होता है। सेकंड, मोर देन द नेट एसेट, इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट देन द एक्सेस अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज ट्रीट एज अ गुडविल, वो गुडविल की तरह ट्रीट किया जाएगा, जनरेटेड गुडविल मानी जाती है ये। थर्ड पॉइंट आता है परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेट एसेट वैल्यू, की परचेज कंसिडरेशन जो आपका है वो नेट एसेट से कम है। तो जितना भी लेस अमाउंट होगा, जितना भी वो डिफरेंट अमाउंट होगा, वो कैपिटल रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर करेंगे अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट। तो ये हमारे पास था कि परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू, मोर देन और लेस देन में कैसे आता है। अब हम परचेज कंसिडरेशन के बजाय अब इसकी हम ये देखते हैं कि जो उसने वेंडर को पेमेंट करी है वो किस तरीके से होगी, एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। एक थोड़ी सी जर्नल एंट्री आपको वैसे आपको आती है क्योंकि आपने शेयर्स में कर रखा है, बिल्कुल सेम एज इट इज है, लेकिन हम इसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे कि आपको ये कंप्लीट हो जाए हमारा टॉपिक। तो बने रहिए हमारे साथ और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, कृष्णा एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जनरल एंट्री फॉर द रिवीजन पर्पस, क्योंकि आप मेरे को पता है आपने शेयर में बहुत अच्छे से कर रखी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि शेयर की जगह हमारे को क्या करना है, सिर्फ डिवेंचर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कोई एसेट परचेज करता हूँ, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जितनी मैंने एग्रीड वैल्यू पे उसको खरीदा है उस एग्रीड वैल्यू अमाउंट यहाँ पर शो कर देना है। एंट्री बन गई एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सेकंड, कि आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया है, ये तो एसेट एक्वायर किया है। अगर कोई बिजनेस एक्वायर किया है, जहां पर मैंने आपको अभी बताया परचेज कंसिडरेशन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व, अगर आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितनी आपने एसेट्स एक्वायर करी है, वेंडर अकाउंट, जितनी आपने उसको वेंडर को पेमेंट करनी है, टू लायबिलिटीज अकाउंट, जितनी आपने उसकी लायबिलिटी का पेमेंट करा है। तो जितना आपने वेंडर को पेमेंट करना है इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। तो जितनी आपने ये एसेट और लायबिलिटी का नेट एसेट टेकन ओवर जो हमने अभी निकाला था, अगर वो मोर देन है देन गुडविल रेज हो जाएगी, और लेस देन है परचेज कंसिडरेशन तो कैपिटल रिजर्व, ये भी बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आएगा। ठीक है ना। तो ये वही सेम एज इट इज शेयर की तरह यहाँ पर भी आएगा, सिर्फ यहाँ पर हमको एक सिंपल सी चीज बताई गई है कि परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट इज टेकन ओवर देन द एक्सेस अमाउंट इज टू बी ट्रीटेड एज अ गुडविल। तो ये गुडविल अकाउंट में रेज कर दिया जाएगा। और लेस देन, परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेट एसेट देन द डिफरेंस अमाउंट इज टू बी अपीयर एज अ कैपिटल रिजर्व अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आता है फॉर परचेज ऑफ अ बिजनेस। फिर हम इन दोनों के लिए अगर डिवेंचर इशू करते हैं वेंडर को, क्योंकि वेंडर को तो पेमेंट करनी है, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। तो पहले एट पार पे अगर हम वेंडर को डिवेंचर इशू करते हैं तो जनरल एंट्री क्या बनती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, कितने परसेंट वाले डिवेंचर आपने उसको इशू किए हैं। तो कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालेंगे कि हमने नंबर ऑफ डिवेंचर वेंडर को कितना इशू किया है, जितना आपने अमाउंट पे करना है, अमाउंट पेबल या परचेज कंसिडरेशन, डिवाइड बाय में इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, जितने का प्राइस है डिबेंचर का, 10 रुपीज का या 100 रुपीज का, उससे हमने डिवाइड कर देना है। तो ये वेंडर का आ जाएगा कि हमने वेंडर को नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू किए हैं। अगर आप एट प्रीमियम पर डिबेंचर इशू कर रहे हैं वेंडर को, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशू टू द वेंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, जितना आपने परचेज कंसिडरेशन है
ये जितना आपका अमाउंट पेबल है डिवाइड बाय में इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर प्लस जितना प्रीमियम है, प्रीमियम को प्लस करते हैं इश्यू प्राइस में और डिवाइड कर देंगे उसको अमाउंट पेबल से, जो भी है ये परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है जी, आपके पास आ जाएगा कि हमने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए हैं वेंडर को। जैसे 100 रुपए का हमारे पास एक एग्जांपल मैं आपको वैसे जनरेट कर रहा हूँ कि 100 रुपए का हमारे पास डिबेंचर का है और प्रीमियम 20 रुपीज का है, तो यानी कि डिवाइड किससे होगा, ये 120 रुपीज से डिवाइड किया जाएगा। सेम एज इट इज अगर वेंडर को डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं डिस्काउंट पे, तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और अमाउंट इसका नंबर ऑफ डिबेंचर इशू टू द वेंडर, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय में इश्यू प्राइस माइनस के डिस्काउंट। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने कि 100 रुपीज का मेरा प्राइस ऑफ डिबेंचर है और 20 रुपीज का डिस्काउंट है, तो ₹80 रुपीज से मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूंगा। तो ये हमारे पास एक जर्नल एंट्री थी। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर में आपने कोई एक्सपेंस किया डिबेंचर को इशू करने का, या आपने डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करे, चाहे कैश में इशू करे हो चाहे वेंडर को इशू करे हो, ये जितना भी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट है वो आपको सेम ईयर में ही राइट ऑफ करना है। ध्यान रखना, राइट ऑफ चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे ना बोला हो, राइट ऑफ तो आपको करना ही है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उसकी जर्नल एंट्री बन जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उसकी जर्नल एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये आपकी जो जर्नल एंट्री है ये राइट ऑफ की जर्नल एंट्री है। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हो या ना किया हो, अगर आपने डिबेंचर इशू करते हुए कोई एक्सपेंस किया है या डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया है, कैश में इशू कर रहे हो या वेंडर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो आपने ये डिस्काउंट को और एक्सपेंस को सेम ईयर में राइट ऑफ करना है फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये हमारे पास टॉपिक था, ये परचेज कंसिडरेशन जो हमने करा सारा का सारा, और डिबेंचर इशूड अदर देन कंसिडरेशन की डिबेंचर को कैश के अलावा और कैसे इशू किया जा सकता है। तो ये आपका पूरा टॉपिक था। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसमें से 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आना है। कृष्णा एकेडमी आपकी पूरी तरह से हेल्प करती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया, मैं मानता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जरूर प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना, साथ में। और एक चीज और, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो लेकर आएंगे। और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी डाउट हो नीचे दिए हुए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन पे मेरे नंबर है, वहां पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज और, हमारी कृष्णा एकेडमी की एक एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप फ्री स्टडी मटेरियल इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का, बिजनेस का और वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, क्यों ना बेनिफिशियल है आपके लिए, सबके लिए। तो ये चाहे वो +1 क्लास हो चाहे वो +2 क्लास हो, सबके लिए मैंने वहाँ स्टडी मटेरियल ऑलरेडी डाल दिया है। इकोनॉमिक्स का तो मैंने डाल चुका हूँ, टर्म 2 का साथ में मैंने वीडियोस भी अपलोड किया है उसके अंदर। तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए उसको और दूसरों को भी बताइए कि कृष्णा एकेडमी हमारी किस तरह से हेल्प कर रही है फॉर टू गेनिंग अ हाई स्कोर मार्क्स इन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ठीक है जी, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।